हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10.1। एग्जाम्पल नंबर 10.1 की अगर बात करते हैं यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, थोड़ी सी प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल 10.1। ओके, सो एग्जाम्पल 10.1 में द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kgs एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 into, यहाँ पे इंटू आएगा, into 10⁻22 kg if the distance between the earth and the moon is 3.84, यहां पे फिर से इंटू आना था, into 10⁵ kilometers, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, एंड जो गिवन हमें दिया गया है दैट इज कैपिटल जी की वैल्यू विच इज 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमने गिवन लिख लिए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 into 10⁻24, मास ऑफ द मून स्मॉल m, ठीक है, ये हमें दिया है 7.4 into 10⁻22। देन d डिस्टेंस हमें दिया गया है 3.84 into 10⁵ किलोमीटर्स दिया हुआ है, बट हमें पता है कि जो डिस्टेंस है उसे हम मीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मीटर में बनाना था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 10⁸ मीटर्स। ठीक है, ये यहाँ पे भी मीटर्स, सॉरी यहाँ पे भी इंटू आएगा, यहाँ पे भी इंटू आएगा एंड इधर भी इंटू आएगा। ठीक है जी, चलिए, सो इट इज डन। सो जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, सो हमें एम भी पता चल गया, कैपिटल एम, हमें स्मॉल एम भी पता चल गया, स्मॉल डी एंड कैपिटल जी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे जो हमें दिया है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू एम बाय टी स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वेशन 10.4 के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू जी m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सो g की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है 6.7 इंटू 10⁻⁻11, माइनस आना था यहाँ पे। ठीक है जी, देन इसके बाद 6 इंटू 10⁻24, ये हमारे कैपिटल m की वैल्यू आ गई। 7.4 इंटू 10⁻22, ये हमारे स्मॉल m की वैल्यू आ गई, एंड 3.84 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है हमारे d स्क्वायर की। ठीक है, सो हमने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट की और हमारा जो आंसर है वो ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया वो बहुत ही सीधे तरीके से आ गया, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको बता दिया एंड बुक में भी यहाँ पे सब कुछ सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा आएगा एग्जाम में? एक्चुअल में आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जब आप लोग देखते हैं ना कि 10⁻⁻ दिस, 10⁻⁻ दैट, तो आप लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। 9th स्टैंडर्ड है ना, ठीक है, 8th में आपने कभी इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, ये आपके हिसाब से भी बड़े न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है। कल का जो आपका होमवर्क होगा वो इसको प्रैक्टिस करने का होगा। ठीक है, तो कल आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आई थिंक मैं कुछ इस तरीके का कल जो आप लोगों को गाइडलाइन है कुछ इस तरीके के दूंगा कि आप लोग मुझे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे कि ये आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया। ठीक है, एज इट इज यहां से लिख के नहीं देना है, क्योंकि ऐसे तो आंसर नहीं आने वाला। देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सो यहां पे देखो, यहां पे दिया हुआ है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, देन 6 इंटू 10⁻24, 7 पॉइंट, यहां पे भी बीच में मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई है और इधर भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखिए अब आप लोग करेंगे क्या, आप लोग क्या करेंगे, मैं अभी आपको ये वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना। आप ना
6.7, ये वाला 6 इंटू 6 एंड ये वाला 7.4 इंटू 7.4। ठीक है, ये आप ऐसे लिख लेंगे। इसके साथ आप लोगों ने फिर इसके बाद लिखना है ये 10 रेज़ टू दी पावर वाला है। ठीक है, 10 रेज़ टू दी पावर -11 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 24 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 22। ठीक है जी, इसको समझने में तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इनकी पोजीशनिंग चेंज किया बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है जी, करेक्ट है। ओके, देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई अलग से, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है अलग से। अब वो कैसे होगा, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, कर ही लोगे आप लोग। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 इंटू 6.7 इंटू 7.4, इसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है कि इसमें, अब इसको कैसे करते हैं, देखो ये है 24, ये है 22, इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 24 प्लस 22 इज 46। ठीक है जी, एंड इसके बाद यहां पे लिखा है 10 रेज़ टू दी पावर -1 भी तो लिखा, -11 भी तो लिखा हुआ था ना पहले। ठीक है, तो जब हमने इन तीनों को सॉल्व किया तो हमने कुछ इस तरीके से इसको यहां पे ऑब्टेन किया। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहां देखो आप लोगों को मैथ्स में वो प्रॉपर्टी पता है, आपको यहां पे करके दिखाता हूं मैं। मैथ्स में आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर L M डिवाइडेड बाय L N होता है तो उसको एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना होता है, उसको कर देते हैं हम L M माइनस N। ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है, मैथ्स में पढ़ी है कभी, है ना। तो यही वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहां पे लगेगी आपकी। ठीक है, और क्या होता है, L M इंटू L N इज इक्वल टू L M प्लस N। करेक्ट है, ऐसे ही होता है। तो हमने यहां पे यही किया है। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, जो ये 22 है और ये 24 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इनको प्लस कर दिया। एंड यहां पे 10 रेज़ टू दी पावर -11 जो है वो माइनस हो रहा है, तो अब हम क्या कर देंगे, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 10 रेज़ टू दी पावर माइनस नहीं आएगा, प्लस में ही आंसर आएगा। जस्ट वेट, ठीक है, माइनस में आंसर नहीं आएगा, आंसर जो है वो आपका प्लस में ही आएगा। ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 35। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नीचे वाले की। ये देखो, जो ये नीचे वाला है, यहां पे है 10 रेज़ टू दी पावर 8 एंड यहां पे क्या दिया हुआ है, उसका स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये कितना हो गया, ये हो गया 10 रेज़ टू दी पावर 16 प्लस होगा ना, स्क्वायर तो नहीं होगा, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, कि प्लस होता है, प्लस इन द सेंस इनटू होता है।
ठीक है, 8 इंटू 2, ठीक है, 8 इंटू 8 नहीं करेंगे, 64 नहीं कर देंगे, ठीक है, 8 इंटू 2 करेंगे। सो यहां पे हमने कर दिया 8 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 16। अब ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था कि अगर वो डिवाइड हो रहा होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, हम उसको कर देंगे माइनस। तो हम क्या करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 35 माइनस 10 रेज़ टू द, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप का बता रहा हूं, ओके, कि ये कैसे आया, 10 रेज़ टू द पावर 20 कैसे आया, मैं ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो आपका सिर्फ इतना ही आंसर आएगा, 10 रेज़ टू द पावर 35 तक ऊपर, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहां पे आप करेंगे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 रेज़ टू द पावर 16, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 21। लेकिन यहां पे आंसर लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर 20, तो ये कैसे आया, ये आया राउंडिंग ऑफ करके। एक्चुअल में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20.1, 20.1। तो आप क्या करोगे, इस 1 को यहां से हटा के यहां ले जाओगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो लास्ट में आएगा 10 रेज़ टू द पावर 20, ठीक है। करके देखोगे समझ में आएगा आप लोगों को। मैं ये वाला जो लेक्चर है ये YouTube में अपलोड कर दूंगा आप लोगों के समझने के लिए। जब आप कल ये वाले एग्जांपल्स कर रहे होगे, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप एक बार इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे डेफिनेटली आप लोग बता देना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो आपने मुझे बता देना, ओके। चलिए ठीक है जी। सो कुछ इस तरीके से होगा ये वाला एग्जाम्पल, ये मैंने अब आपको बता दिया है, ठीक है। अब कल आप लोगों ने इसे करना है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हाँ जी, द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले कुछ ऐसे फिनोमिनास जो कि हमें जिनकी हमें एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उनको एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. सबसे पहले, the force that binds us to the earth, क्यों हम हमेशा अर्थ के साथ अटैच्ड रहते हैं, तो वो है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, ये सारे के सारे जो फिनोमिना हैं इनके जो रीजंस हैं वो हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होती हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? Let us try to understand the meaning of free fall by performing this activity. Activity हमारे पास 10.2, take a stone, throw it upwards, it reaches a certain height and then it starts falling down. We have learned that the earth attracts object towards it. This is due to the gravitational force. Whenever objects fall towards the earth under this force alone, we say that the objects are in the free fall. So होता क्या है, हम हमारी अर्थ के ऊपर जब हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। जब वो नीचे की तरफ आती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक फ्री फॉल कंडीशन में नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। फ्री फॉल क्यों बोलते हैं? देखो, किसी चीज को अगर हमने ऊपर की तरफ उछाला, ठीक है, तो वो जब भी नीचे आएगी तो वो एक डायरेक्शन में ही आएगी ना, डायरेक्शन बार बार चेंज तो नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज नहीं होगी। अगर आप लोग कोई बॉल है, अगर आप किसी बॉल को 90 डिग्रीज के एंगल पे ऊपर अगर आप उसको ऊपर की तरफ उछालोगे
तो वो 90 डिग्री से ही वापस आ जाएगी, ठीक है, यानी कि वो 0 डिग्री से ही, ठीक है, अगर आपने अपने ऊपर ही उछाला है तो वो उसी पाथवे से नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर हम उसे 45 डिग्रीज के एंगल पे अगर हम उसे उछालते हैं, अगर हम उसको थ्रो करते हैं, तो क्या होगा कि उसी सेम एंगल पे वो ऑपोजिट साइड में चली जाएगी। ऐसा ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने यहां से तो गेरी 45 डिग्रीज पे और फिर उसके बाद वो 65 डिग्रीज पे ऑटोमेटिकली चली गई। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने उसको 45 डिग्रीज पे किया, ठीक है, यानी कि ना तो वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल है ना ही वो प्रॉपरली वर्टिकल है। ऐसा तो नहीं होगा कि मिड वे में वो ऊपर की तरफ चली जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली। ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। सो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हो तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है, प्लस वो एक एक्सेलरेशन के साथ आती है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करेंगे तो क्या होगा कि जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट में जो उसकी वेलोसिटी है इट विल बिकम 0, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम स्पीड में जाके उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है इट विल बिकम 0। इज इट करेक्ट? ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नीचे की तरफ तो फिर आएगी ही नहीं। अगर उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ आना है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आएगी तब चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, तभी तो वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू दी हाइट। अगर हाइट ज्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर हाइट कम होगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कम होगी, ठीक है। अब क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग विद द फ्री फॉल, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो होगा उसका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैक्सिमम हाइट में जो उसकी वेलोसिटी होगी इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी, एंड जैसे ही वो ग्राउंड को टच करने लगेगी, वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या वो कोई भी बॉल होगी, तो उसकी वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ऊपर से लेके नीचे तक आने में टाइम भी लगेगा, तो वो हो जाएगा v माइनस यू बाय टी, एंड v माइनस यू बाय टी इज व्हाट? इट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो अंडर फ्री फॉल डायरेक्शन चेंज नहीं करती है लेकिन वेलोसिटी चेंज करती है, एंड क्योंकि वेलोसिटी चेंज करती है तो इस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एम आई क्लियर? ठीक है जी, फ्री फॉल यही होता है। अंश समझ में आया? ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको समझ में नहीं आया, या यू वर इन योर डीप थॉट्स, अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे। आ गया ना समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो बता देना। मैं एक बारी आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा फ्री फॉल को समझने के लिए। यू नो दिस चैप्टर इज ट्रिकी एंड रियलिस्टिक ऑल्सो। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा आपको नहीं बता रहे हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है, तो इसलिए यू कैन ऑलवेज यू नो रिलेट विद इट कि क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ करेक्ट है या फिर कुछ रॉन्ग है, वो आपको साथ के साथ ही पता चल जाएगा।
ओके जी, सो वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है उसको एक बारी पढ़ भी लेते हैं. While falling, there is no change in the direction of motion of the object, but due to the Earth's attraction, there will be a change in the magnitude of the velocity. Any change in any change in velocity involves acceleration whenever an object falls towards the Earth, and acceleration is involved. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्री फॉल के अंडर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन क्योंकि उसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अगर फ्री फ्लो के अंडर आ रहा है, अगर फ्री फॉल के अंडर आ रहा है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन भी होगी. और ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कौन सी होगी? This acceleration is due to the Earth's gravitational force. Therefore, this acceleration is called the acceleration due to gravity of the Earth. It is denoted by small g. The unit of the small g is the same as that of the acceleration, that is meter per second square. इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है स्मॉल जी से. ध्यान रखना है आपने कैपिटल जी में एंड स्मॉल जी में. कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल जी. स्मॉल जी की यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एज सेम एज द एक्सेलरेशन. ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे. इसके आगे ना इसकी जो थ्योरम है वो स्टार्ट हो जाती है. सो आई वांट कि अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, वो आप एक बार पढ़िए. ठीक है, एंड कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए. करिए जी. आर यू डन? चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट थ्योरम अब हम पढ़ेंगे. Okay, so we know from the second law of motion that force is the
product of mass and acceleration. Let the mass of the stone in activity 10.2 be m. We already know that there is acceleration involved in falling object due to gravitational force and is denoted by g. Therefore, the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to gravity, that is F is equal to mg. So यहाँ पे आपको बताया है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, ओके। और अगर हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के फॉल होने की, तो उस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई मास तो होगा, एंड जो उसके साथ एक्सेलरेशन होगी, अभी अभी हमने इस चीज को पढ़ा है कि उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे ए को जी के साथ रिप्लेस कर दिया। ए की यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड जी की यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हमने F इज इक्वल टू एम ए की जगह F इज इक्वल टू एम जी कर दिया, ठीक है जी, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में, ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट में आते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 10.4 एंड 10.6, 10.6 तो हमने अभी अभी पढ़ी है। इक्वेशन 10.4 हमारे पास क्या थी, जिसका अभी हमने न्यूमेरिकल देखा था, F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाय डी स्क्वायर। सो यहां पे आना था मल्टीप्लाई का साइन। सो हमने क्या कर दिया, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि F इज इक्वल टू mg होता है और F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाय डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एफ है, तो हमने यहां पे क्या किया कि यहां पे हमने एक F की वैल्यू डाल दी और इस साइड हमने दूसरे F की वैल्यू डाल दी, ठीक है जी। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब क्योंकि यहां पे भी m है और यहां पे भी m है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर इक्वल के इधर और उधर कोई चीज होती है सेम, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। पता है आप लोगों को ऐसा करते हैं? हाँ जी, अंश पता है कि ऐसा करते हैं। अगर इक्वल के इधर भी और उधर भी कोई चीज होती है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, पता है ना? ओके फाइन। अंश आप डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, ठीक है, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अभी दीदी गए। ओके ओके फाइन। 5 मिनट्स और लगेंगे, देन क्लास विल बी ओवर, ठीक है। सो 5 मिनट्स के लिए बी कॉन्सेंट्रेटेड हेयर, ओके जी फाइन। देन अब क्योंकि हमने यहां से m और m को डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे, g इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इसी से हम आगे इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी निकालेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हम पुट करेंगे, एंड डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें इसका आंसर भी दिया हुआ है, बट अभी फिलहाल के लिए हम अभी सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है इसका वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके फाइन। सो यहाँ पे आपके पास स्मॉल जी की वैल्यू आ गई है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास आ गई है, दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी बाय कैपिटल एम, सॉरी इनटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, where m is the mass of the earth and d is the distance between the object and the earth, ठीक है। जो कैपिटल m है वो मास ऑफ द अर्थ है, एंड जो d स्क्वायर है, जो d है यहाँ पे, d है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ।
Let an object be on or near the surface of Earth. The distance d in equation 10.7 will be equal to r, the radius of the Earth. Thus, for the object on or near the surface of the Earth, mg is equal to g into m by r square. अगेन यहाँ पे m से m कट जाएगा एंड आपके पास दोबारा से बच जाएगा जी एम, बट यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दो केसेस हैं, एक तो है ऊपर वाला जहां पे है डी स्क्वायर, और एक है ये नीचे वाला जहां पे इसके नीचे दिया हुआ है आर स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि ये है अर्थ और ये है मून। ठीक है जी, सो ये हो गया हमारे पास कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम, और इसका मास स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज व्हाट? डी। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ये बन गया आपका डी। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट में कहा है ये है अर्थ, एंड इधर है ऑब्जेक्ट सरफेस पे। ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल एम और मून सॉरी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो सरफेस के ऊपर ही है, तो इनका जो रेडियस है वो हुआ, सॉरी जो इनका डिस्टेंस है वो हुआ आर। ये मैंने आर लिखा है बट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहां नीचे लिख देता हूं आर। ठीक है जी, क्लियर है? अब समझ में आया कि ये जो दो केस हैं ये अलग से हमें क्यों दिए हैं। ठीक है, ऊपर बात हो रही है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारी अर्थ से दूर है, तो हम उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस कवर होगा ना इस केस में वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से कवर होगा। ठीक है, मतलब सेंटर से, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है फर्स्ट केस में, तो जो डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट से इसके बीच का होगा, ये होएगा डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि दोनों स्फेयर के जो रेडियस है वो भी हमें लेने हैं, और उनके सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें लेना है, वो होगा एक कंप्लीट डी। ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस में क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के ऊपर ही है, तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे? रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है जी, एब्सोल्युटली फाइन। ओके, देन इसके बाद ये छोटा सा पार्ट हमारा रह गया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर as the radius of the earth increases from the pole to the equator, the value of g becomes greater at the pole than at the equator. So यहां पे जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस, या फिर कह लीजिए रेडियस, ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो यानी कि अगर रेडियस हुआ ज्यादा
डिस्टेंस हुआ अगर ज्यादा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी कम, ठीक है। और अगर रेडियस हो गया कम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी ज्यादा। तो अगर हम इसको अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यहां पे लिखा है कि जो हमारी अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। हमारी अर्थ जो है उसमें पोल्स, जो पोल्स हैं उनसे अगर हम इक्वेटर्स की तरफ जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि रेडियस से लेके पोल तक की जो सरफेस होगा वहां का डिस्टेंस कम होगा, एंड हमारा जो सेंटर है, जो हमारा सेंटर होगा उससे लेके इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से पोल्स में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी एंड इक्वेटर्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, ठीक है जी। ओके, सो ये भी हमने पढ़ लिया। एंड देन इसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा है, ये वैसे आपके नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ दिया हुआ थोड़ा सा। कैलकुलेशंस वी कैन टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट ऑन और नियर द अर्थ, but for objects far from the earth the acceleration due to gravitation force of earth is given by 10.7। सो अगर हमें कैलकुलेट करना हो g तो हम क्या करते हैं, हम मोर और लेस एक कांस्टेंट वैल्यू को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे अगर न्यूमेरिकल में पूछा कि स्मॉल g के आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है पोल्स में, तो वहां पे आपके g की जो वैल्यू है, जो स्मॉल g की वैल्यू है वो आपने कम नहीं लेनी है या फिर ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। स्मॉल g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमेशा सिमिलर रहेगी, ओके। सो चाहे हमने अभी कहा है कि पोल्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा मिलेगी, इक्वेटर में कम मिलेगी, ये वाला जो आपका क्वेश्चन होगा ये 1 मार्कर्स में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, नॉट अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी भी आपके स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कभी भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम या ज्यादा आपने नहीं लेनी है, चाहे हमें पोल का केस दिया हो चाहे हमें इक्वेटर का केस दिया हो, ठीक है जी। सो इतना ही था आपके आज के लेक्चर में।